हेलो। नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है संविधान में, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, मौलिक अधिकार का कब हनन हो सकता है, मौलिक अधिकार कब लागू हो सकते हैं, कौन से मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के भी समय के दौरान समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जी। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। अच्छा जी। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, भाग कौन सा है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है और कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार, भाग कौन सा है, भाग याद रखना है, भाग 3 में है। ठीक है, भाग कौन सा है, 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं, स्रोत मतलब ये कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से, मौलिक अधिकार का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 2 में आपकी नागरिकता है। मौलिक अधिकार किस कहाँ से कहाँ तक, तो मौलिक अधिकार आपको याद रखना है 12 से 35 तक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। कौन सा भाग है, भाग 3 है। मौलिक अधिकार को और क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार की सबसे पहले किसने मांग की थी, तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को। मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से की थी। सबसे पहले मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, मांग सबसे पहले किसने की थी, मांग तो याद रखना है मांग किसने की थी, 1895 में किसने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से। 1895 में बीजी तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से, ठीक है, स्वराज बिल के माध्यम से मांग 1895 में किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, इसके बाद किसने मांग की थी, बाल गंगाधर तिलक के बाद किसने मांग की थी मौलिक अधिकार, तो 1925 में किसने, एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1955 में एनी बेसेंट ने मांग की थी। कब, 1925 में, 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की। ठीक है, एनी बेसेंट ने कब मांग की, तो 1925 याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने कब की, 1895 में। 1927 में एम.एन. अंसारी ने भारत मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था तब मांग की थी। किसने, 1927 में एम.एन. अंसारी ने। 1927 मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में एम.एन. अंसारी ने मांग की। ठीक है, एम.एन. अंसारी ने कब की, 1927 में मद्रास अधिवेशन में।
ठीक है। मद्रास अधिवेशन में किसने मांग की? तो एम.एन. अंसारी, आपको याद रखना है। किसने मांग की थी? एम.एन. अंसारी ने। ठीक है। इसके बाद मौलिक अधिकार की मांग किसने की? 1927 में किसने मांग की? तो एम.एन. अंसारी ने की मौलिक अधिकार की मांग। उसके बाद किसने की? 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 1928 में किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कब मांग की थी? तो 1928 में की थी। ठीक है। 1928 में किसने मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। 1931 में किसने मांग की थी? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की कब? कराची अधिवेशन में। कहा मांग की? कराची अधिवेशन। अच्छा, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। मांग, मौलिक अधिकार की मांग 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में की थी। ठीक है। अच्छा, 1931 में गांधी जी ने कब मांग की थी? तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मांग किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने मांग की। महात्मा गांधी जी ने मांग कब की थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में किसने मांग की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। बिल्कुल बिल्कुल। 1945 में टीपी सप्रू ने मांग की थी। किसने? टीपी सप्रू ने मांग की थी। ठीक है। टीपी सप्रू ने कब मांग की थी? 1945 में। टीपी सप्रू ने कब की थी? 1945 में। किसने मांग की थी? तो टीपी सप्रू ने की थी। ठीक है। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की थी। 1927 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1927 में एम.एन. अंसारी ने की थी। 1931 में कराची अधिवेशन में किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने मांग की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। 1945 में किसने की थी? टीपी सप्रू ने मांग की थी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। ठीक है। आपातकाल के समय सिर्फ अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 395 क्या कहता है? आर्टिकल 395 395 आर्टिकल 395 क्या कहता है? आपातकाल के समय आपातकाल के समय सिर्फ 20 और 21 आर्टिकल समाप्त नहीं होंगे और सारे आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। आपातकाल के समय आर्टिकल 20, 21 के मौलिक अधिकार 20-21 के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होंगे और सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे
ठीक है, तो कौन से समाप्त नहीं होंगे? 20 और 21 आर्टिकल समाप्त नहीं होते हैं आपातकाल के समय, और सभी आर्टिकल क्या होते हैं? मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होते हैं? तो आपको याद रखना है आर्टिकल कौन से? 20 और 21। ठीक है, कौन से आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21। किस में ये बात कही गई है? आर्टिकल 395 में। ठीक है, अनुच्छेद 395। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल। क्या मूल अधिकार का अध्ययन छोड़ा जा सकता है? नहीं, मूल अधिकार को आप नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो कौन कौन से अधिकार हैं? एफर्ट लगाना है, ई से क्या होगा? इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृत, संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो अधिकार डालिए फटाफट। समानता का अधिकार, वर्तमान में कितने अधिकार दिए हैं? तो वर्तमान में आपके 6 अधिकार हैं। ठीक है, कौन सा समाप्त हो गया है? संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इससे भी लिखिए, मूल संविधान में 7 अधिकार थे। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 अधिकार हैं। वर्तमान में 6 अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार 19 के 1 के 4 में था और 31 ए में था। 7वां अधिकार समाप्त कौन सा हुआ? समाप्त हुआ है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसमें था? आर्टिकल 19 के 1 के 4, आर्टिकल 31 ए। ये आर्टिकल 19 1 के 4 में और 31 ए में था, ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या किया है? इसको समाप्त कर दिया है। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ये कैसा अधिकार बना दिया है? अब ये विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कैसा अधिकार बना दिया गया है? तो विधिक अधिकार याद रखना है। कैसा? विधिक मतलब कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार। विधिक अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखना है 300 ए। भाग कौन सा है? भाग बहुत पूछा जाता है, किस भाग में है? भाग 12। किस में भाग में है? 12 भाग में है। अच्छा, जो संपत्ति का अधिकार है वो समाप्त किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कब? 44वां ठीक है, कब समाप्त किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 44। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, अब डालिए सबसे पहले आपको समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से? 14 से 18 तक। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार। तो एफर्ट लगाना है। ठीक है, एफर्ट, इसे क्या हो जाएगा? इक्वलिटी। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरा कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। फिर क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक कौन सा अधिकार है? तो 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? तो 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 23-24। ठीक है, आर्टिकल 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? 23-24 के बाद धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 तक क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। शिक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है? पांचवा अधिकार कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 29-30 में। ठीक है, 29 और 30 में क्या दे रखा है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? 29-30 में। बचा है लास्ट क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 32 में है। किसमें है? 32 में है। याद रखना है, बहुत पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? अधिकार है, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से? 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में। शोषण के विरुद्ध 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। शिक्षा का अधिकार 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए समानता का अधिकार। आर्टिकल समानता का अधिकार 14 से 18 तक। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। समानता का अधिकार, हेडिंग क्या डालनी है? समानता, समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ना है हमें? आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ना है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल कौन से को देखते हैं हम? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समझिए, आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। अच्छा जी बिल्कुल भी। समानता का अधिकार क्या है? विधि के सम समानता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समान समानता, विधि के समान समानता। ठीक है, विधि के समान समानता मतलब कानून के समान समानता कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 14 कहता है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण किसमें है? और विधि के समक्ष समानता किसमें है? विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, नकारात्मक है। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन। ये कैसा है? नकारात्मक है, नकारात्मक। ठीक है, ये नकारात्मक है तो ये पॉजिटिव होगा। विधियों का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है?
अमेरिका के संविधान से। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। आर्टिकल 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, जाति, वंश के अनुसार किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल विधि के समाज समानता है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल आरक्षण की जननी किस आर्टिकल को कहते हैं? तो आर्टिकल 15 को कहते हैं। आरक्षण की जननी किसको कहते हैं? आर्टिकल 15 को कहते हैं। ठीक है, और आर्थिक आधार पर जो 10% छूट दी गई है वो आर्टिकल किसमें? 15 के 6 में है। ठीक है, आर्थिक आधार पर छूट दी गई है वो आर्टिकल किसमें? 15 में है। आर्थिक आधार पर जो 10% जो छूट दी गई है वो किसमें है? तो आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16 क्या है? अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 16 देता है। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16। राज्य के अधीन किसी भी पद पर हो तो अवसर की समानता मिलेगी आर्टिकल 16 के 1 से। ठीक है, आर्टिकल 16 का 6 जो आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ था 10% लागू, वो आर्टिकल किसमें है? 16 के 6 में है। आर्टिकल 16 का 6 आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर 10% छूट, जो 10% आर्थिक आधार पर 10% छूट दी गई है ईडब्ल्यूएस वालों को, वो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 16 के 6 के तहत। ठीक है, ये विधेयक कौन सा था? तो 124वां विधेयक था। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ है। ठीक है, विधेयक ये कौन सा था? 124वां विधेयक था। 124वां विधेयक था। और 103वां क्या हुआ है? संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन क्या हुआ? पास है। ठीक है, ये 103वां संविधान संशोधन पास हुआ था। 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण छूट दी गई है, वो किसमें है? वो आपकी 16 के 6 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 देता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत आर्टिकल किसमें? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में है। ठीक है, अस्पृश्यता या छुआछूत का
अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17 याद रखना, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ठीक है, 1955 में एक्ट आया था, निरोध एक्ट, ये आर्टिकल छुआछूत का अंत के लिए। ठीक है, संसद में कब? 1955 में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये गांधी जी की आर्टिकल पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल छुआछूत का जो अंत है आर्टिकल किसकी सिफारिश पर पास किया गया था? तो गांधी जी की सिफारिश पर ये आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, किसकी? गांधी जी की। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत। अच्छा, क्या भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण पद्मश्री ये उपाधि हैं या फिर पुरस्कार हैं? बिल्कुल। राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई सम्मान नहीं लेगा। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण पद्मश्री ये क्या है? सम्मान है, पुरस्कार है, ना कि उपाधि है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाधियों का अंत आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 18। जी हाँ, चलिए। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस 1996 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, बालाजी राघवन बनाम कब? जी हाँ हाँ, सही है, 1896 में। ठीक है, 1996 होगा, 1896 नहीं। 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस में कहा गया है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? सम्मान है। चलो, इसको भी लिख लीजिए लगे हाथों। 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। इस केस में क्या कहा? भारत संघ केस में इसमें बताया गया है पद्म, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री, ये सारे क्या हैं? ये आपके क्या हैं? ये पुरस्कार है, ना कि ये कोई उपाधि है। ठीक है, कब कहा गया? 1996 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी क्या है? पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। कौन सा केस था? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस, याद रखना है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार पढ़ लिया, अब स्वतंत्रता का अधिकार। डायरेक्ट कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में क्या है भैया? आर्टिकल 19 में किसकी स्वतंत्रता देता है? बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 लिखिए। आर्टिकल 19 प्रेस एवं वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19 में। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से है, आर्टिकल 19 में है। ठीक है, 19 के ए में, आर्टिकल 19 के ए में है। वाक एवं या फिर प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए में। ठीक है, 19 के बी में क्या है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब आप सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19 का बी। ठीक है, तो 19 के बी में क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से निरायुध की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध, शांतिपूर्ण निरायुध की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 को क्या कहता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के बी में क्या है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, 19 के सी में क्या है, ए बी सी। 19 के सी में क्या है, शांतिपूर्ण निरायुध की स्वतंत्रता तो बी दे रहा है। 19 का सी क्या कहता है, 19 का सी क्या कहता है भैया, 19 का सी क्या कहता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब आप अपना संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगठन या संघ बनाने की, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है, तो 19 का सी। ठीक है, 19 के सी में क्या है, संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। अच्छा, 19 का डी क्या कहता है, आर्टिकल 19 का डी, 19 का डी क्या कहता है भैया, 19 का डी, आर्टिकल 19 का डी क्या कहता है, आबाद घूमने की स्वतंत्रता मतलब आबाद घूमने की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है। आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता। आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है, तो आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का डी। आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का डी कहता है। ठीक है, 19 का ई में क्या है, निवास की स्वतंत्रता। जब आप घूम सकते हैं तो आपको चाहिए रहने के लिए स्थान, तो निवास की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, निवास की स्वतंत्रता। 19 का ई किसकी स्वतंत्रता देता है, निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 का ई किसकी स्वतंत्रता देता है, निवास की स्वतंत्रता। 19 का एफ किसकी स्वतंत्रता देगा, 19 का एफ बताइए किसकी स्वतंत्रता देगा भाई, आप खुद सोचिए। सबसे पहले आपने क्या किया, बोलने की स्वतंत्रता पाई है, प्रेस की स्वतंत्रता पाई है, उसके बाद क्या किया है, प्रेस हो गई, फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना सम्मेलन कर सकते हैं। भाई जब तो बोलेंगे जब लोग इकट्ठे होंगे, तो इकट्ठे लोग कब होंगे, जब हम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का सम्मेलन करेंगे। जब हम सम्मेलन करेंगे फिर हम संगठन भी बनाएंगे कि ये काम आपको सौंपते हैं, ये काम आपको सौंपते हैं, संगठन की जरूरत पड़ेगी, एक संगठन होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेस एवं वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, फिर शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर 19 का सी कहता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बना सकते हैं आप स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब आप संगठन बना सकते हैं तो भाई घूमने की जरूरत पड़ेगी, घूमेंगे, देखेंगे चीज कहाँ पे कैसा माहौल है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल, 19 का डी। अब भाई जब आप घूम लिए तो जरूरत पड़ेगी कि निवास स्थान होना चाहिए रहने के लिए, तो आप कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो रहने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ई।
अब भाई निवास रहने लगे तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे की, व्यापार चाहिए। ठीक है, तो व्यापार, आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार या फिर बिजनेस करने की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। सीधी सी बात है, जब भाई हम कहीं घूमेंगे, बाहर जाएंगे तो हमें कब पैसे भी तो होने चाहिए, कब तक घर से खाते रहेंगे। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है कौन सा, आर्टिकल 19 का F। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। आपको याद रखना है वाक्य एवं अव्यक्ति स्वतंत्रता। सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, 19 का A कहता है। उसके बाद 19 का B कहता है शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करिए। उसके बाद शांतिपूर्ण जब आप सम्मेलन करेंगे तो संगठन भी बनाएंगे, संगठन बनाने की सी स्वतंत्रता देता है। जब संगठन बनाएंगे तो घूमा फिरी भी करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूमना पड़ेगा, तो आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता भी दी गई है। जब आप घूमेंगे तो आपको रहने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं आप जम्मू कश्मीर चले गए एकदम तुरंत घर आ जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको निवास स्थान की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, रहने की स्वतंत्रता। तो ई क्या कहता है, निवास स्थान की स्वतंत्रता देता है। फिर जब निवास, मान लीजिए आपसे घर से कोई विवाद हो गया, आप घर छोड़ के बाहर चले गए, कहीं रहने लगे, अगर वहां व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं हुई तो आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो वहां व्यापार करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई। कौन सा आर्टिकल, 19 का F। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। भूत लक्षित दंडिक विधियों का संरक्षण, आर्टिकल 20। दोहरे दंड से संरक्षण, वो भी आर्टिकल 20। आत्म अभिशंसन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, 86वां संविधान संशोधन होता है, बिल्कुल जी। अच्छा, आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन 86वां अमेंडमेंट 2002। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। क्लियर है। आर्टिकल 22 में क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी जी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में, आर्टिकल 22 में क्या है,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 22 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल। निवारक निरोध विधियां, दंडिक, बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य दंडिक विधियां आर्टिकल 22 में, बहुत अच्छी। आर्टिकल 23 में क्या है? अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा आर्टिकल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कौन सा है? 23-24 है। 23-24। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23, मानव का दुर्व्यापार या फिर बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते। मानव को आप बेच नहीं सकते और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। मानव का दुर्व्यापार, मानव का कैसा? बिल्कुल दुर्व्यापार, मतलब मानव की देह व्यापार नहीं कर सकते आप, वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते। मानव का दुर्व्यापार या फिर बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मानव का दुर्व्यापार या फिर बंधुआ मजदूरी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 में है। मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते, देह व्यापार या फिर दुर्व्यापार आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 23। ठीक है, राज्य को योजना चलाता है, उस योजना को पाने का सबको हक है। आर्टिकल 23 का 2 कहता है राज्य कोई योजना चलाता है तो उस योजना को पाने का सबको हक है। आर्टिकल 23 का 2 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 23 के बाद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने काम नहीं करा सकते। बाल प्रतिरोध अधिनियम आर्टिकल 24 में क्या है? बाल प्रतिरोध अधिनियम। बाल प्रतिरोध अधिनियम किसमें है? आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी कारखाने में या फिर कहीं आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी कारखाने में काम नहीं करा सकते। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा, आप किसी कारखाने में उस पर काम नहीं करा सकते। आर्टिकल कौन सा? बाल प्रतिरोध अधिनियम कौन सा? आर्टिकल 24। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार या फिर बंधुआ मजदूरी आर्टिकल 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण होगा अगर आप बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पे अगर काम करा रहे हैं तो भी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये अधिकार दिए गए हैं तो आप नहीं किसी कारखाने में या कहीं पर भी आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या है?
अब चलते हैं 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 25 से 28 तक है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 किसकी स्वतंत्रता देता है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानना, आचरण करना, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आबाद रूप से धर्म को मानना, आचरण करना, आबाद रूप से, बिल्कुल बिल्कुल, धर्म को आबाद रूप से मानना, आचरण करना, प्रचार करना। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 25। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, आबाद रूप से मानना, आचरण करना, प्रचार करना, प्रसार करना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता है। किसमें है? आर्टिकल 25 में है। ठीक है, बिल्कुल बिना किसी बाधा के, बिल्कुल बिल्कुल, आचरण करना, प्रचार करना, प्रसार करना। ठीक है, आबाद रूप से मानना आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 देता है ये स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल देता है? 25 आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 26 में क्या है? 25 के बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे धार्मिक कार्य क्या हो गए? कथा, भागवत, देवी जागरण, ये सब कराने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल आपका 26। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल कौन सा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 26। ठीक है, जैसे कथा हो गई, भागवत हो गई, ठीक है, देवी जागरण हो गया, ये कराने की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 26। ठीक है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। जैसे धार्मिक, आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अगर आप मंदिर में दान देते हैं, किसी गिरजाघर में दान देते हैं, या फिर किसी में कहीं पे धार्मिक स्थल पे आप दान देते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। आर्टिकल 27 में क्या है? धार्मिक अभिवृद्धि, हेतु कर से मुक्ति। ठीक है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। जैसे आप कहीं पे धार्मिक स्थल पर, कहीं मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, कहीं पर भी अगर आप दान देते हैं तो कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। ठीक है, मंदिर में दान देना, कहीं पर भी अगर आप दान वगैरह देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की मनाही। आर्टिकल 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की मनाही है। ठीक है, मनाही मतलब जैसे आप किसी से जबरिया कहो कि आप रामायण पढ़ो, या फिर आप कहो मुस्लिम से कहो रामायण पढ़ो, या कुछ भी आप कह सकते हैं।
ठीक है, कि जय श्री राम बोलो, ये बोलो, तो उनका मन होगा बोलेंगे, मन नहीं हुआ नहीं बोलेंगे। ठीक है, किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में आप ये सब जबरियां नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की मनाही। राज्य द्वारा वित्त पोषित राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की मनाही। कोई सरकारी स्कूल है उसमें आप कहें तो ये सब क्या है? मनाही है, मतलब रोका गया है। किस आर्टिकल के तहत? धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की मनाही, आर्टिकल 28 में। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 28 को याद रखना है। धार्मिक शिक्षा की मनाही किस में है? आर्टिकल 28 में है। धार्मिक शिक्षा की मनाही किस में है? आर्टिकल 28 देता है। ठीक है, अब शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार 29 से 30 तक है। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29-30 में है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 29-30 में है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी भाषा लिपि जारी करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक हो उसे अपनी लिपि भाषा जारी करने की क्या है? स्वतंत्रता है। आर्टिकल कौन सा? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 देता है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों के बारे में राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने का अधिकार भी है। आर्टिकल कौन सा? 29 में। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, अच्छा जी, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 30 देता है। ठीक है, आर्टिकल 31 जो कि समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 32 में क्या? उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? यह भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय। इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है। किस आर्टिकल को कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है। ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा है संविधान को? बिल्कुल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर भार्गव दास ने, ठीक है। प्रस्तावना को यहां पर लिख लीजिए। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा व हृदय किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की आत्मा किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय किसने कहा है? आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर भार्गव दास ने, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ा दिए। अगली जो क्लास होगी उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, एक बार आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट में कमेंट करिए। जी बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।